अब बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम जवाब तो देना पड़ेगा। बात आज इस विषय पर मौसम का दगा और नौतपा की। नौतपा भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन मौसम आंधी बारिश का है। 2 दिन से रात में लगातार बारिश हो रही है और मौसमी बीमारियों का कहर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नौतपा में तूफानी बारिश हुई और कई जिलों में पेड़ गिरे। टोंक में तो 12 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश और ओले गिरने के कारण तापमान में तो गिरावट आई है, लेकिन फिर भी बेमौसम बारिश ने बीमारियों को न्योता जरूर दे दिया है। दिन में तेज धूप और फिर रात में झमाझम बारिश और तूफान। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारी क्या है। आज बात इसी विषय पर। तो देखिए, मौसम ने दगा दे दिया है, लेकिन नौतपा तपा नहीं है। और अगर नौतपा तपा नहीं है तो इसके कारण क्या है? क्या इसके आने वाले समय में परिणाम हम देख पाएंगे? क्या इससे परेशानी होगी? क्या नफा होगा? क्या नुकसान होगा? यही जानने की कोशिश रहेगी। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर विनोद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य हैं। आप स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। AK सिंह रिटायर IAS हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ राम गोपाल शर्मा जी कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अब से थोड़ी देर में राधेश्याम शर्मा निदेशक मौसम विभाग, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। नौतपा का जिक्र हम जब करते हैं तो नौतपा का जिक्र होने के बाद सबसे पहले तपिश की बात आती है। नौतपा में 9 दिन इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है जो असहनीय होती है। लेकिन इस बार नौतपा में ना नौतपा तपा रहा है, ना ही गर्मी है, बल्कि बारिश हो रही है। इसके कारण क्या आपको नजर आ रहे हैं? ज्योतिष क्या कहते हैं इस पर? और साथ ही साथ आगे आने वाले परिणाम इस पर क्या भुगतने पड़ सकते हैं? नौतपा जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है, उससे 9 दिन तक ये नौतपा कहलाता है। तो अभी 25 तारीख को सायंकाल 9 बजे के करीब रोहिणी नक्षत्र में आया है और ये 2-3 तारीख तक नौतपा रहेगा। इनमें दिन में यदि सूर्य तपता है, रात्रि को यदि अंधड़ आता है तो कोई विशेष हानि नहीं होती। लेकिन यदि दिन में अंधड़ आता है तो बहुत हानि की संभावनाएं रहती हैं, संवत्सर अच्छा नहीं होता है। एक दिन 15 दिन के बराबर होता है। जैसे वर्षा के 4.5 महीने माने जाते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इन 4 महीनों में 15 दिन के जो पक्ष होते हैं ये एक दिन के बराबर होते हैं। जैसे आज प्रथम दिन है तो प्रथम दिन में तो सूर्य थोड़ा तपा है, लेकिन रात्रि में गत रात्रि को जब ज्यों ही नौतपा प्रारंभ हुआ उसी समय से अंधड़ और तूफान आना प्रारंभ हो गया। और ये चीज दिन में ये संवत की शुरुआत तो ठीक करवाता है कि जब दिन में पूरी धूप रही है, ये अच्छे संवत के लक्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन 9 दिन कैसे रहते हैं उसके बाद में फिर आगे की भविष्यवाणी रहेगी। लेकिन संवत जो संवत्सर होता है वो केवल नौतपा पर ही निर्भर नहीं करता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वर्ष का राजा कौन है, किस समय वर्षा ने संवत ने गर्भ धारण किया है और कैसा उसका आगे का रहेगा। जब आषाढ़ी पूर्णिमा आती है उसमें वायु का प्रवाह कैसा रहेगा, इन सब चीजों के आगे, इन सब से आगे पूरे संवत का फलादेश दिया जाता है। लेकिन 9 दिन में यदि दिन भर सूर्य तपता है और रात्रि को अंदर आता है तो इतनी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन दिन में भी अंदर आता है, दिन में बारिश होती है। शास्त्री जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो शुरुआत हुई है नौतपा की, वो आपके अनुसार ठीक रही है? ये अभी तो नौतपा की शुरुआत ठीक है, क्योंकि दिन में सूर्य तपा है, रात्रि को अंधड़ दोषकारी नहीं होता है। क्योंकि रात्रि में अंधड़ आता है, बारिश आती है, तो ये प्राकृतिक प्रकोप के संकेत देता है कि कहीं अतिवृष्टि, कहीं समवृष्टि। लेकिन वर्षा और संवत ठीक कराता है। 9 दिन तक अगर 9 दिन में अधिकांश यदि दिन में वर्षा होती है या अंधड़ आते हैं तो फिर कीट पतंग और कई तरह की परेशानी, खंड वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इस तरह
से संकेत होते हैं जिसके कारण से महाविनाश के संकेत हो जाते हैं। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है वो तो नौतपा की ठीक है। अच्छा, शुरुआत नौतपा की आपके हिसाब से ठीक है। चलिए, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राम गोपाल शर्मा जी कृषि वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो ठीक शुरुआत हुई है, लेकिन कृषि पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बारिश तो बहुत ज्यादा हुई है और जिस तेज रफ्तार से हवाएं चली हैं, काफी नुकसान हुआ है। टोंक की बात करें, 12 लोगों की जान चली गई है। लेकिन किसानों के नजरिए से और कृषि के नजरिए से हम अगर आपसे जानना चाहें तो किसानों के लिए कितना दुखदायी हो सकता है? दीपिका जी, ये आपका बहुत ही सही प्रश्न है और इस समय किसान काफी चिंतित हैं ये ईस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके। इसके कारण कृषि पे काफी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जो इस समय जायद की फसलें बुआई कर रखी हैं, उन पे इनका आंधी का और इनका फूल झड़ना और फलदार पौधों का गिरना, इनसे काफी नुकसान हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, किसानों की ये चिंता बढ़ रही है कि यदि इस समय बारिश होती है तो कीड़े और बीमारियों का जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। और जो मेन मौसम आएगा हमारा खरीफ का, उस खरीफ के मौसम में कीड़े और बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस समय अगर तपती गर्मी पड़े, ये पूरा जो मई और जून है, अगर ये लगातार तपता है तो कीट और व्याधि नियंत्रण में रहते हैं। और अगर इसमें ज्यादा नमी, आंधी या टेम्परेचर का नीचे आ जाने से कीड़े और व्याधि बढ़ जाते हैं। तो मेरे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्री मानसून डिस्टर्बेंसेस हैं, ये किसानों के लिए और खेती के लिए नुकसानदायक है। और जहां तक मौसम विभाग का भी आकलन यही है कि अगर ये ज्यादा डिस्टर्बेंस फ्रिक्वेंटली आते हैं तो जो मेन मानसून है हमारा जुलाई से सितंबर तक का, वो इर्रेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किसानों को काफी चिंता करने का विषय है। हालांकि ये प्राकृतिक प्रभाव है तो इसको बहुत ज्यादा नियंत्रण तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल, पर जिन फसलों को हम बचा सकते हैं उनको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसानों को हम सलाह दे रहे हैं कि जहाँ कहीं भी फलदार वृक्ष हैं उनकी प्रूनिंग करके उनको हल्का रखें ताकि वो आंधी से टूटे नहीं। और जो ये सब्जियां और फलदार पौधे जो अभी लगा रखे हैं उनकी सुरक्षा करें। बिल्कुल राम गोपाल जी, नियंत्रण नहीं कर सकते हम, लेकिन हम सहूलियत जरूर यहाँ पर बरत सकते हैं। AK सिंह जी, अब जब फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो फिर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है? अब आगे आने वाली चुनौती कैसे बढ़ती जा रही है गिरदावरी को लेकर? क्या पूरी प्लानिंग की जाती है आपदा प्रबंधन की तरफ से? जी देखिए, जो गिरदावरी होती है वो तो हमारे यहाँ कई सालों से, कई दशकों से चल रहा है। लेकिन जहां तक ये आपदा प्रबंधन की बात है, आप देखे होंगे कि पिछले करीब 15-20 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन के लिए संस्थाएं भी स्थापित की हैं और मैन पावर भी इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। और उसके अलावा जैसे कि किसानों की फसल वगैरह अगर नष्ट हो रही है तो उसके कंपेंसेशन के लिए भी अच्छे खासे जो है कानून बनाए गए हैं। बात ये हो रही है कि अब इसका असेसमेंट कैसे होगा, तो इसमें भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मैं वैसे श्योर हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकारी होगी कि आजकल क्या है कि जो टेक्नोलॉजी हो गई है इतनी अच्छी कि सैटेलाइट से इमेजिंग कर ली जाती है और उससे पता लग जाता है कि किस किस एरिया में किस किस परसेंटेज या किस लेवल की क्षति हुई है। तो अगर क्षति हुई है फसलों की तो उसका कंपेंसेशन जो है नियम कानून बने हुए उस हिसाब से दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और विनोद जी, आपसे एक बात और, क्योंकि देखिए नौतपा में कई सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, जो कीट पतंगे होते हैं उनका भी खात्मा हो जाता है। ऐसे में अगर नौतपा तपता नहीं है तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है? वैसे तो नौतपा यदि तपता नहीं है तो अच्छे संवत के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, फिर तो अच्छा संवत नहीं होता है। लेकिन क्योंकि नौतपा जैसे पृथ्वी पर संवत का जो गर्भ धारण काल होता है वो कार्तिक में, माघ शीर्ष में, और ये रोहिणी काल को विशेष रूप से मानते हैं क्योंकि इस समय जो वर्षा होती है इसको ऐसा मानते हैं कि ये गर्भपात हो जाता है। तो जब संवत के लिए जो एक पिंड बनता है और फिर आषाढ़ से आश्विन तक जो वर्षा होती है वो यदि अभी इसी कालखंड में यदि वर्षा आती है, अंधड़ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले संवत के लिए अच्छे संकेत नहीं होते। लेकिन दिन में यदि सूर्य तपता है तो ठीक संकेत होते हैं। इसी के साथ साथ इस बार जो नया संवत है, इस संवत में
जो आश्विन का महीना और मार्गशीर्ष का महीना, आश्विन के महीने में 5 शनिवार हैं और मार्गशीर्ष के महीने में 5 मंगलवार आ रहे हैं, तो ये खप्पर योग बनाते हैं। और खप्पर योग संवत के लिए रोग शोक के लिए अशांति के कारक होते हैं। इसी के साथ साथ और भी जो योग हैं कि समय का वास है, वो अभी जो संवत्सर का जो वाहन है वो गीदड़ है, और एक संवत्सर संहिता के अनुसार समय का वाहन झूला बना हुआ है। तो गीदड़ और झूला जब होता है तो समाज में बहुत ज़्यादा जैसे गीदड़ की जो स्थिति होती है वैसी स्थिति राजनीतिक सामाजिक और समाज की बन जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे वर्षा के साथ साथ ये अन्य चीज़ें भी काम करती हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन जो वायु का प्रवाह है वो पूर्व की तरफ रहेगा कि पश्चिम की तरफ रहेगा, पूर्व और उत्तर का प्रवाह श्रेष्ठ वायु का श्रेष्ठ वर्षा का योग बनाता है। वैसे ही कई पूर्णिमा और अमावस्या और अन्य तिथियों के दिन भी वायु का प्रवाह सम्मत का फलादेश देता है। खास तौर से नौ तपा विशेष रूप से फलादेश दे देता है। तो नौ तपा कैसा रहेगा, आज तो पहला दिन है, इसके बाद आने वाला समय कैसा रहेगा? आगे आने वाला संकेत क्या बता रहा है आपकी गणना के अनुसार? आगे आने वाला संकेत में जैसे प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो खंड वृष्टि रहेगी, उसके बाद में ठीक वर्षा होने के संकेत लगते हैं। क्योंकि जो नौ तपा है ये प्रारंभ में दिन में थोड़ी धूप और रात को अंधड़ आने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ये तो मौसम वैज्ञानिक विशेष रूप से बताएंगे। पर हमारा जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र जो रात्रि में प्रारंभ हुआ है, जब ये दिन में प्रारंभ होता है तो दिन में तपना थोड़ा ठीक अच्छा रहता है, रात्रि में प्रारंभ होता है तो दिन की तपन अच्छे संवत का संकेत देती है, रात्रि का अंधड़ भी संवत का अच्छा संकेत देता है। और अगर दिन में इतना नहीं तपता है तो फिर तो संवत में खंड वर्षा का योग बनाता है, वर्षा सम वर्षा का योग बनाता है। ठीक है। रामगोपाल जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी मैं। रामगोपाल जी, यहाँ पर क्योंकि अगर दिन में नौतपा तपता है तो जाहिर सी बात है कि जो मानसून आने वाला है वो बढ़िया रहता है, और मानसून बढ़िया रहता है तो किसानों को जाहिर सी बात है कि फायदा होता है, उनकी फसलों में अच्छी फसल उनकी होती है। लेकिन अगर नौतपा नहीं तपता है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि नौतपा के दौरान तो तमाम जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो भी मर जाते हैं, तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से कीट पतंगों से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अगर इस तरीके से नहीं नौतपा तपता है और कीट पतंगे अगर नहीं मरते तो फिर ऐसे तो किसानों को और भी ज्यादा नुकसान होगा। एक तरफ तो बारिश तो दूसरी तरफ दोहरी मार इससे। वही चिंता का विषय बनता है मैम कि अगर किसानों को एक तरफ तो खंड वृष्टि या लिमिटेड बारिश होने के कारण फसलों में नुकसान हो रहा है, और उन बीमार फसलों पे जब कीड़े बीमारी और आ जाते हैं तो वो दुबले को 2 अषाढ़ लगने वाली बात हो जाती है। तो ये काफी एक चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि अगर इससे ये इंडिकेशन मिल जाता है मौसम विभाग से कि मानसून डिले हो सकता है या वीक हो सकता है, तो फिर इसके लिए विभाग ने कंटिजेंसी प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे पास ऐसे उपाय हैं कि हम किसानों को जल्दी पकने वाली फसलों का या कम पानी चाहने वाली फसलों का उन किस्मों का बीज वितरण करवाएं, जिससे कि और उनको बोने की सलाह देवें ताकि किसानों के नुकसान को कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और जानने की यही आपसे कोशिश रहेगी कि किसानों ने तो आपसे संपर्क भी किया होगा, क्योंकि किसान तो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होगा। बेमौसम बारिश और बेमौसम बारिश की वजह से जो नुकसान होगा उसका खामियाजा हर बार किसानों को भुगतना पड़ता है। लेकिन राधेश्याम शर्मा, निदेशक मौसम विभाग, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। राधेश्याम जी, आपसे तो इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मौसम जो लगातार बिगड़ रहा है, बदल रहा है, नौतपा की बात कह रहे हैं, नौतपा है लेकिन बारिश हो रही है, जरा बताइए कि अब क्या आपके अनुसार मौसम कितना बदलने वाला है, क्या मौसम का मिजाज रहने वाला है, आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? देखिए, लगातार मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पिछले 1 सप्ताह से ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो मई का जो आखिरी सप्ताह है इसमें बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एक्टिव होंगे, और जो टेम्परेचर कंडीशंस 3-4 दिन पहले 45-46 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए थे, यानी हीट वेव का एक छोटा सा स्पेल दर्ज किया गया था, उसमें एकदम से ही सिनारियो चेंज हो गया है। फिलहाल 2 दिन से आंधी बारिश से टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर गए हैं। तो अभी यदि अगले 1 सप्ताह की यदि बात करेंगे तो अभी भी आंधी बारिश का जो दौर है राजस्थान में कंटिन्यू रहेगा। 28 और 29 मई को एक बार फिर से एक और सिस्टम पीछे डेवलप हो रहा है, तो उसका असर ज्यादातर इलाकों में फिर से देखने को मिलेगा। यानी राधेश्याम जी, मैं रोक रही हूँ जरा आपको। आप ये कह रहे हैं कि जो हमने बीते कल देखा
96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज आंधी, जिस तरीके से हमने देखा आंधी वो तूफान था। आप ये कह रहे हैं ऐसी स्थिति आगे भी बनने वाली है? जी ठीक है राधेश्याम जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, और हमारे तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने